Hello friends, good evening to all of you, and today in this video we are going to discuss about the bank reconciliation statement, that is BRS. So this is a new unit regarding the module B of the accounting and finance for banking free live class series by the learning sessions. So अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स कलीग्स इस बार जेआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो के साथ जुड़ पाएं. एंड आई एश्योर यू डैट कि अगर आप इस वीडियो को गो थ्रू कर लेते हैं तो आप कोई भी बैंकर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके तो बहुत ही आसान सा एक यूनिट है, जस्ट सिंपल सा कंसेप्ट है. तो उसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करेंगे. जल्दी से ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दें ताकि हम वीडियो को यहां पर स्टार्ट कर पाएं. सो प्लीज कंफर्म द ऑडियो वीडियो क्वालिटी. एंड अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ के साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके. तो यहां पर हम एक थोड़ा सा रिवाइंड लेते हैं रिगार्डिंग कि हमने पढ़ा था कैश बुक के बारे में. तो एक कैश बुक हमने पढ़ी थी जिसमें सिंगल कॉलम था एंड उसके बाद हमने डबल कॉलम एंड 3 कॉलम कैश बुक के बारे में देखा था, जहां पर आपके पास 2 कॉलम थे या फिर 3 कॉलम थे. 2 कॉलम के केस में आपके पास एक जो कैश का अकाउंट था वो तो होता ही था, साथ में डिस्काउंट का या फिर बैंक अकाउंट हो सकता था. जो आपके पास 3 कॉलम थी उसमें आपके पास तीनों ही कॉलम शामिल थे. डिस्काउंट का भी शामिल था, साथ के साथ आपके पास कैश का कॉलम भी शामिल था, फर्दर आपके पास बैंक का कॉलम भी शामिल था. ठीक है, फॉर द बीआरएस यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के पर्पस से जब भी मैं कैश बुक का नाम लूंगा तो मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? कैश बुक में जो बैंक वाला कॉलम है, बैंक वाला पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ उस पार्ट की बात कर रहा हूं जब हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द बीआरएस यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. एंड फर्दर द थिंग इज कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की हमें जरूरत पड़ती क्या है एंड ये होती क्या है. तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पहले मैं आपको मतलब बता देता हूं, मीनिंग बता देता हूं कि ये वो एक स्टेटमेंट है जिसकी मदद से कोई एक फर्म, कोई एक पार्टी, कोई एक इंडिविजुअल वो अपनी कैश बुक को मैच करता है किसके साथ? पासबुक के साथ. अब देखिए कैश बुक में, जब मैंने आप कैश बुक पर बात की तो कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं. कौन से? बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं, यानी कि कैश बुक के बैंक कॉलम को मैंने मैच करना है किसके साथ? पासबुक के साथ मैच करना है. ठीक है, तो यहां पर जब भी मैं किसकी बात करता हूं? कैश बुक की बात करता हूं, तब मैं बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं. तो रिकंसिलिएशन का मेन पर्पस क्या है कि इनके बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उनको आपस में मुझे मैच करना है. ओके, दैट इज द केस. तो अब ये डिफरेंसेस आते किस वजह से हैं, उनका कारण भी देख लेते हैं कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं. अब लाइकवाइज मान लीजिए यहां पर है पर्सन ए जिनकी फर्म का अकाउंट चल रहा है, तो ये अपने पास कैश बुक को मेंटेन कर रहे हैं, एंड इनका अकाउंट जो है वो यहां पर मेंटेन्ड है XYZ बैंक में. ठीक है, तो यहां पर इन्होंने अब एक चेक इशू किया. अब इन्होंने पेमेंट करनी थी पर्सन बी को, तो पर्सन बी को इन्होंने एक चेक इशू कर दिया. ठीक है, जब भी हम किसी पर्सन को या किसी फर्म को हम पेमेंट करते हैं, रिगार्डिंग चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो कैश बुक में तो भैया साथ के साथ लिख लेंगे ना. लाइकवाइज मैंने इसको अगर 5,000 रुपए दे रहे थे तो 5,000 मैंने साथ के साथ यहां पर क्या कर दिया? कैश बुक में मेरे पास 2 साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है. डेबिट साइड मेरी बताती है कि मेरे पास क्या क्या चीजें रिसिप्ट हुई हैं उनके बारे में, एंड क्रेडिट साइड बताती है मुझे पेमेंट के बारे में. अब इस तरह से सोचूं तो यहां पर मेरा बैंक बैलेंस है वो मेरा क्या है? बैंक बैलेंस इज माई एसेट. जो बैंक बैलेंस है वो क्या है? मेरा एक एसेट है. ओके, अगर मैंने यहां पर पैसा अपना जमा किया हुआ है, अगर बैंक में मैंने लोन ले रखा है तो वो मेरी क्या होगी? लायबिलिटी होगी. लेकिन यहां पर फिलहाल के लिए मैं बात कर रहा हूं कि बैंक बैलेंस जो है वो मेरा क्या है? एसेट है यहां पर. तो यहां पर वो डेबिट साइड पर जब इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है मेरा एसेट जो है वो यहां पर इंक्रीज होगा. ठीक है, कहने का मतलब है जब यहां पर मैं डेबिट साइड पर ऐड करता हूं तो मेरा एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है. लाइकवाइज मान लीजिए मेरे पास पहले बैंक बैलेंस था बैंक में 50,000 रुपीज, मैंने 10,000 रुपए और जमा करवा दिया. तो जमा करवाने के लिए मैं डेबिट साइड पर उसे लिखता था ताकि मेरा जो एसेट है वो इंक्रीज हो जाए. अब लेकिन यहां पर मैंने क्या किया? 5,000 की एक पेमेंट कर दी है, बी को इशू कर दिया है चेक. ठीक है, तो उसके लिए यहां पर 5,000 जो है वो मुझे क्रेडिट साइड पर लिखना होगा. इज इट क्लियर? वो मुझे क्या करना होगा? क्रेडिट साइड पर लिखना होगा, क्योंकि बैंक जो है, बैंक बैलेंस जो है वो क्या है? मेरा एक रियल अकाउंट है. अब रियल अकाउंट है, सो डेबिट व्हाट गोज आउट एंड क्रेडिट व्हाट गोज
सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो यहां पर जो बैलेंस है वो क्या है, बाहर जा रहा है, तो उसे मैं क्या करूंगा, यहां पर क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आ गई, इतनी चीज हमें समझ में आ गई यहां पर कि डेबिट क्रेडिट का क्या हिसाब है, ये हमारा एसेट है। एंड फर्दर जब पेमेंट की जाती है तो कैश बुक में वो एंट्री साथ की साथ आप रिफ्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन क्या जब मैंने यहां पर पर्सन बी को चेक दिया, क्या मैंने जब यहां पर पर्सन बी को चेक दिया तो क्या साथ की साथ मेरे बैंक अकाउंट से भी पैसा डिडक्ट हो गया होगा? कहने की मतलब है, मेरा अगर अकाउंट में बैलेंस यहां पर 50,000 है, 50,000 यहां पर बैलेंस है, तो क्या जब मैंने यहां पर इसको चेक इशू किया, मैंने अपनी कैश बुक में तो तब की तब ही एंट्री कर दी, लेकिन क्या मेरा साथ की साथ यहां पर बैलेंस कम हो जाएगा? नहीं, यहां पर साथ की साथ बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये पर्सन बी इस बैंक में प्रेजेंट नहीं करेगा या फिर क्लियरिंग में प्रेजेंट नहीं करेगा, तब तक ये चेक क्लियर नहीं होगा। यानी कि अब कैश बुक में एंड यहां पर डिफरेंस आ गया किसमें, मेरी पासबुक में। तो पासबुक का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, जो अकाउंट स्टेटमेंट मेरे को मिलती है या फिर जो पासबुक मुझे मिलती है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो पासबुक में मेरे पास जो एंट्रीज हैं वो साथ की साथ रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, ये चीज मैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी चेक कर सकता हूं, और वैसे भी मुझे क्लियर है कि साथ के साथ यहां पर एंट्रीज रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, रिगार्डिंग ये तो था कि आपने एक चेक इशू किया है, अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि पर्सन ए को एक चेक मिला, लेटर से पर्सन सी से इसने पेमेंट लेनी थी एंड पर्सन सी से इसको चेक मिल गया। अब यहां पर ये चेक मिला, 10,000 का चेक मिला, तो बेसिकली इसके पास अब पैसा जो है इसके बैंक अकाउंट में क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब पैसा इसके बैंक अकाउंट में इंक्रीज होगा, यानी कि इसका एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि डेबिट साइड यहां पर रिसिप्ट की जब हम बात करते हैं तो वो साइड यहां पर क्या होगी, और ज्यादा इंक्रीज होगी। तो 10,000 इसने साथ की साथ अपनी कैश बुक में यहां पर लिख लिया कि मेरे पास 10,000 रुपया और यहां पर आ गया। लेकिन जब ये अपने बैंक में ये चेक जमा करवाएगा, लेटर से कि यहां पर XYZ बैंक में ही इसने अपना ये चेक जो था ये जमा करवा दिया, तो क्या साथ की साथ इसके अकाउंट में वो पैसा जो है आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसको चेक को क्लियर होने में, कलेक्शन में कुछ एक समय जो है वो लग सकता है, कुछ एक समय क्या है वो लग सकता है। तो साथ की साथ ये इसके अकाउंट में यहां पर शो नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सो मेन मेरा कहने का मकसद है कि ऐसी एंट्रीज होती हैं जिसकी वजह से आपके पासबुक के बीच में एंड आपके बैंक बैलेंस के बीच में डिफरेंस एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब आपके लिए ये मैनेज करना जरूरी रहता है कि आप इस चीज का पता लगा पाए कि ये डिफरेंस किन किन एंट्रीज की वजह से है। सो सिंपल सी चीज है, बैंकर रिकंसाइलेशन जो स्टेटमेंट है ये ऐसी एक स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम कैश बुक का मिलान करते हैं, किसके साथ, पासबुक के साथ, या फिर बैंक की अकाउंट स्टेटमेंट के साथ हम मिलान करते हैं, ताकि इनमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी जो है, कमी पेशी जो है वो यहां पर ना रहे। अब ये जो आपके पास डिस्क्रिपेंसी है वो यहां पर अलग अलग वजह से हो सकती है, जिनके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या वो रीजन हो सकते हैं। एंड फर्दर बैंकर रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट ऐसा भी नहीं है कि मैंडेटरी है, दिस इज नॉट मैंडेटरी। ये डिपेंड करता है कि आप रिकंसाइल करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। ओके, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन जानने के लिए कि मेरे पास जो भी मेरी एंट्रीज हैं वो सही है या नहीं है, उनके बारे में जानने के रिगार्डिंग है। अब हम डिफरेंट रीजंस के बारे में बात कर रहे थे, डिफरेंट रीजंस के बारे में बात कर रहे थे जिनकी वजह से डिफरेंसेस जो हैं वो हो सकते हैं। दो रीजन मैंने आपको बता दिए। पहला रीजन मैंने आपको बताया कि अगर आपने चेक जो है वो इशू किए हैं, सो इट इज चेक्स इशूड। अगर मैंने चेक इशू कर दिया है यानी कि किसी पार्टी को दे दिया है, लेकिन जब तक वो चेक प्रेजेंट नहीं होगा तब तक मेरा बैलेंस जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पहला रीजन क्या है, मैंने चेक किसी पार्टी को इशू कर दिया, लेकिन वो पार्टी जब तक उस चेक को बैंक में लेकर नहीं जाएगी तब तक मेरे अकाउंट से पैसा जो है वो डिडक्ट नहीं होगा, जबकि कैश बुक से मैं ऑलरेडी उस पैसे को डिडक्ट कर चुका हूं। ठीक है, एंड सेकंड इट इज रिगार्डिंग, और क्या रीजन हो सकता है, सेकंड इट इज रिगार्डिंग चेक और अदर इंस्ट्रूमेंट डिपॉजिटेड, यानी कि चेक और अदर इंस्ट्रूमेंट सेंट फॉर कलेक्शन, सेंट फॉर कलेक्शन, आपने कलेक्शन के लिए भेज दिया, अभी वो चेक कलेक्ट होगा, उसके बाद आपके बैंक बैलेंस में शो करेगा, लेकिन आपने अपनी कैश बुक में उस एंट्री को साथ की साथ लिख लिया। दिस कुड बी द थिंग। थर्ड रीजन जो हो सकता है दैट इज अ एरर। एरर, अब एरर जो है वो दोनों साइड पर हो सकता है कि कैश बुक में आपने 10,000 की एंट्री करनी थी लेकिन आपने एंट्री कर दी 1,000 की। ठीक है, तो वो एरर भी हो सकता है, या फिर बैंक साइड पर एरर भी हो सकता है ना।
बैंक साइड पर भी एरर हो सकता है कि वहां पर बैंक ने किसी और पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट दे दिया हो, या फिर जो चेक डेबिट करना था किसी और पर्सन के अकाउंट से डेबिट कर दिया हो, या फिर जो यहां पर आपका कैश बुक है वहां पर आप उस एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल गए हो। तो ऐसे एरर्स हो सकते हैं। सो एरर्स कोई भी टाइप के हो वो भी इसमें कवर हो जाते हैं, जिनको रिकंसाइल करना जरूरी बन जाता है। ठीक है, देन द फोर्थ थिंग इट इज रिगार्डिंग द डायरेक्ट क्रेडिट्स। डायरेक्ट क्रेडिट कौन से हो सकते हैं? अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या आपको पूछकर इंटरेस्ट दे रहा है बैंक? नहीं दे रहा, यानी कि आपने अपने कैश बुक में एंट्री नहीं करी, लेकिन बैंक ने तो इंटरेस्ट आपको दे दिया ना। ठीक है, बैंक ने तो आपको इंटरेस्ट जो था वो क्रेडिट कर दिया, तो उसकी वजह से भी डिफरेंसेस आ जाएंगे। इसी तरह से अगर कोई और आपको यहां पर मान लीजिए डिविडेंड मिलता है, आपको कोई डिविडेंड मिलता है तो वो डिविडेंड आपको पे हो गया। आपकी कोई एफडीआर थी उसका आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इसमें पे हो गया। सो डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्ट क्रेडिट एंट्रीज, डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्ट क्रेडिट एंट्रीज यहां पर हो सकती हैं, जिनकी वजह से आपका बैलेंस जो है वो मिसमैच हो सकता है। फिफ्थ इट इज रिगार्डिंग द डायरेक्ट डेबिट्स। अब डायरेक्ट डेबिट भी तो हो सकते हैं ना। लाइकवाइज मान लीजिए कोई चार्जेस डाले गए हैं, लाइकवाइज मान लीजिए आपने चेक जो भेजा था उसे आपने भेजा था कलेक्शन के लिए, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया, तो चेक बाउंस के, चेक डिसऑनर के जो चार्जेस थे वो डिडक्ट कर दिए गए। ठीक है, या फिर सर्विस चार्जेस थे कोई, या फिर आपके एटीएम के रिन्यूअल चार्जेस है, या फिर और कोई इंसिडेंटल चार्जेस है जो यहां पर बैंक के द्वारा चार्ज किए गए, वो सभी किस में आ जाएंगे? यहां पर डायरेक्ट डेबिट के केस में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी आपके पास डिफरेंट चीजें रहती हैं जिनके थ्रू यहां पर जो चार्जेस हैं वो लगाए जा सकते हैं, या आपको पे करने पड़ सकते हैं, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट आपने कलेक्शन के लिए भेजा है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट आपने इशू किया है, जिसकी वजह से आपके डिफरेंसेस आ सकते हैं पासबुक के बैलेंस के बीच में एंड कैश बुक के बैलेंस के बीच में। ठीक है, सिंपल सी ये चीज थी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर समझनी जरूरी है, दैट इज रिगार्डिंग द बैलेंसेस। दैट इज रिगार्डिंग द बैलेंसेस। तो जल्दी से बता दीजिए, कैश बुक के केस में प्लस करना हो, अगर नॉर्मल सिनेरियो ले रहे हैं, कैश बुक के केस में प्लस करना हो तो हम उसे डेबिट कहते हैं या क्रेडिट कहते हैं? प्लस के केस में पूछ रहा हूं सिर्फ, प्लस के केस में, कैश बुक के केस में हम उसे डेबिट कहते हैं या फिर क्रेडिट कहते हैं? इसी तरह से माइनस का बता दीजिए, माइनस को हम डेबिट कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं? प्लस को हम डेबिट कहते हैं, बिल्कुल सही है। प्लस को हम लिखते हैं डेबिट एंड यहां पर माइनस को लिखते हैं क्रेडिट। अब आपको रीजन भी बता दे रहा हूं। अगर आपने कैश बुक को आपने याद रखा हो तो यहां पर इस साइड पर थे आपके पास रिसिप्ट्स, यहां पर थे आपके पास पेमेंट। तो जब भी आप रिसिप्ट आ रही है यानी कि पैसा आ रहा है तो वो क्या हो रहा है? डेबिट साइड पर जा रहा है। जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो कौन सी साइड पर जा रही है? क्रेडिट साइड पर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर कैश बुक में जो प्लस है दैट रिलेट्स टू डेबिट एंड जो माइनस है दैट रिलेट्स टू क्रेडिट। ठीक है, एंड फर्दर अगर पासबुक में देखें तो पासबुक में ये सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता है। पासबुक में जो सिनेरियो बिल्कुल ऑपोजिट है। क्यों? यहां पर प्लस का मतलब कुछ और है, माइनस का मतलब कुछ और है। लाइकवाइज यहां पर प्लस, जब आपके पास पैसा आपने बैंक में और डाला तो यहां पर क्या होगा? वो क्रेडिट में शो करेगा, क्रेडिट में शो करेगा। क्यों? ये देखिए, आपका जो बैंक बैलेंस है वो आपके लिए क्या है? दिस इज एन एसेट फॉर मी, मेरे लिए तो ये एसेट है। लेकिन जब मैं यहां पर ये पैसा बैंक में जमा करवा देता हूं तो बैंक के लिए तो वो लायबिलिटी है ना, कि बैंक को वो पे करना है। बैंक के लिए क्या है? वो लायबिलिटी है। ठीक है, तो यहां पर जो मेरा एसेट है वो बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो वहां पर क्या होगा? क्रेडिट साइड इंक्रीज होगी। ठीक है, सो यहां पर जब माइनस है, माइनस का मतलब है कि अगर मेरे पास यहां पर लोन चल रहा है, ओवरड्राफ्ट चल रहा है, ये भी तो कंडीशन हो सकती है ना कि मैंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी हो यहां पर अपने बैंक अकाउंट के केस में, तो उसके केस में मेरे पास जो बैलेंस होगा वो क्या होगा? वो क्रेडिट होगा। यानी कि जब मैं क्रेडिट की बात कर रहा हूं तो वो क्या है? बेसिकली मेरे लिए ओवरड्राफ्ट है, यानी कि मैंने लोन लिया हुआ है, यानी कि मेरे ऊपर बेसिकली ये लायबिलिटी है कि मैंने ये पैसा बैंक को पे करना है। लेकिन जब मेरा लोन चल रहा है तो बैंक के लिए वो क्या है? एसेट है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ आइए कि जो मेरे लिए एसेट है वो बैंक के लिए क्या है? ऑब्लिगेशन है, बैंक के लिए एक लायबिलिटी है। एंड जब मेरे लिए एक लोन है, ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक के लिए क्या है? वो एक एसेट है। ओके, सो ऑपोजिट केस रहता है साइंस के रिगार्डिंग। अब बात आती है कि डिफरेंट हमारे पास मीनिंग्स क्या रहते हैं, तो जल्दी से उसके बारे में भी हम कवर कर लेते हैं। तो काफी चीजें हमने यहां पर कवर कर ली, तो यहां पर रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से
कि डिफरेंट कोजेस क्या हो सकते हैं यहाँ पर पासबुक में एंड कैश बुक में डिफरेंसेस के रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिगार्डिंग द चेक्स इशूड बाय द फर्म। जो चेक यहाँ पर फर्म ने इशू कर दिया है, इशू करने का मतलब है आपने किसी पार्टी को पेमेंट करनी थी, आपने उसको पार्टी को पेमेंट कर दी, आपने तो साथ के साथ अपनी कैश बुक में नोट कर लिया, ठीक है, लेकिन आपकी पासबुक में अभी वो एंट्री हो सकता है रिफ्लेक्ट ना करे, क्योंकि यहां पर हो सकता है पर्सन बी ने अभी उस चेक को फर्दर बैंक में प्रेजेंट ही ना किया हो, ठीक है, क्लियर होने के रिगार्डिंग। या फिर हो सकता है कि जो चेक आपने पर्सन बी को दिया था वो डिसऑनर हो जाए, या फिर इसने प्रेजेंट ही ना किया हो। तो डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं यहां पर जब भी हम चेक इशू किए जाते हैं फर्म के द्वारा। सेकंड, इट इज अ केस ऑफ द चेक डिपॉजिटेड, यानी कि आपने यहां पर जो चेक था उसे डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, ठीक है, तो बैंक में मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया, लेकिन मैंने तो अपनी कैश बुक में साथ के साथ क्लियर लिख लिया। अब बैंक जो है अभी साथ के साथ क्लियर तो नहीं करेगा, उसे क्लियर करने में कुछ एक समय लगेगा। पहले बैंक का क्लियरिंग में जाएगा, उसके बाद चेक क्लियर होगा, फर्दर आपके अकाउंट में क्रेडिट दिया जाएगा। हो सकता है कि यहां पर क्रेडिट देते समय बैंक से कोई गलती हो जाए, आपके अकाउंट में क्रेडिट ना जाए, या फिर हो सकता है जो क्रेडिटेड अमाउंट था वो गलत हो जाए। तो ये डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका यहां पर बैलेंस जो है मिसमैच हो सकता है। देन इट इज रिगार्डिंग द बैंक चार्जेस, जहां पर बैंक जो है डायरेक्टली चार्जेस को डेबिट कर रहा है। मे भी हो सकता है कि चेकबुक आपने इशू नहीं करवाई थी, उसके रिगार्डिंग चार्जेस कट कर लिए गए हो, या फिर हो सकता है कि आपने कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाई थी जिसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन को पूरा किया गया, ऑब्लिगेशन को बैंक ने अपनी पूरा किया, एंड अल्टीमेटली जो पेमेंट थी वो आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लियो, जिसकी वजह से आपको यहां पर मिसमैच जो है अपने अकाउंट में दिख रहा हो। आपको उसने अपने उसको कैश बुक में नोटिफाई ना किया जो भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी। देन इट इज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, यानी कि जब भी अगर हम बैंक से ओवरड्राफ्ट लेंगे, ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि हमारा बैलेंस जो है वो ओवरड्रॉन है। अगर मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए थे, अगर मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए थे जो मैंने जमा किए हुए थे, यानी कि बैंक अकाउंट में पासबुक में जो एंट्री वो शो करेगा दैट वुड बी 10,000 क्रेडिट क्यों शो करेगा, क्योंकि ये 10,000 रुपए बैंक के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसने मुझे पे करने हैं। अगर मैं 10,000 की जगह पर यहां पर 15,000 रुपए निकाल लेता हूं एंड बैंक ने मुझे ओवरड्राफ्ट जो है वो अलाउ कर दिया, यानी कि अब यहां पर 5,000 रुपए का जो बैलेंस था वो अब मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ऑब्लिगेशन है कि मैंने पे करना है। अब ये अमाउंट है जो ओवरड्रॉन अमाउंट है, इसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना बैंक को। वो बेसिकली जो इंटरेस्ट यहां पर चार्ज किया जा रहा है बैंक के द्वारा, क्या मैंने उसे अपनी कैश बुक में नोट किया? नहीं किया, तो अल्टीमेटली वो एक डिफरेंस का कारण बन सकता है। देन इट इज रिगार्डिंग डायरेक्ट पेमेंट्स इनटू द बैंक मेड बाय द ट्रेडर्स कस्टमर। अब ये भी चीज पॉसिबल है कि आपने किसी पर्सन से पैसे लेने थे, पर्सन ए ने पैसे लेने थे पर्सन सी से, अब इसने यहां पर आपको कैश नहीं दिया, सीधा जाके आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए। अब आपको तो उस चीज का पता नहीं चला, तो आपने अपने कैश बुक में उसे नोट डाउन नहीं किया, तो आपकी नॉलेज में वो चीज नहीं है, तो जिसकी वजह से डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो सकता है पासबुक के बैलेंस के बीच में एंड आपके जो बैंक अकाउंट की आपका जो कैश बुक है उसके बीच में। देन इट इज रिगार्डिंग डिसऑनर ऑफ चेक, हो सकता है जो चेक था वो डिसऑनर हो जाए, चाहे जो आपने चेक इशू किया था या फिर जो चेक आपने कलेक्शन के लिए भेजा है, दोनों के केस में ये चीज पॉसिबल है, तो वो भी एक रीजन बन सकता है जिसकी वजह से डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाए। एंड अदर कुड बी द रिगार्डिंग द एरर्स। फर्दर यहां पर अब एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, जब भी हम बैलेंसेस की बात करते हैं तो उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। वैसे तो हमने ये पॉइंट ऑलरेडी कवर कर लिया, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर एक चीज समझाना चाहता हूं। पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि अगर मेरे पास कैश बुक में बैलेंस डेबिट में है, अगर कैश बुक में बैलेंस डेबिट में है तो पासबुक में बैलेंस जो होगा ना दैट शुड बी इन क्रेडिट, दैट शुड बी इन क्रेडिट। अगर मेरे पास कैश बुक में बैलेंस क्रेडिट में है तो पासबुक में बैलेंस क्या होगा, वो डेबिट में होना चाहिए। अब जो मेरा डेबिट का बैलेंस है इसका मतलब है कि मेरे करंट अकाउंट में पैसा पड़ा है, मैं यहां पर बैलेंस ले रहा हूं, एक नेट बैलेंस ले रहा हूं 5,000 का, 5,000 का बैलेंस ले रहा हूं, ठीक है। तो अगर मेरे अकाउंट में यहां पर कैश बुक में 5,000 डेबिट शो कर रहा है, इसका मतलब है कि मेरे पासबुक में यानी कि मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे करंट अकाउंट में 5,000 रुपए पड़े हैं, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो 5,000 वो बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है, इसलिए उसका साइन क्या है, यहां पर क्रेडिट का है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कि मेरी कैश बुक में जो यहां पर अमाउंट शो कर रहा है वो 5,000 क्रेडिट का शो कर रहा है, यानी कि ये मेरे ऊपर क्या है, 5,000 क्या है, एक लायबिलिटी है, ठीक है, मेरे ऊपर क्या है, लायबिलिटी है, तो ये क्रेडिट में शो कर रहा है। एंड इसी तरह से जो आपके पास यहां पर पासबुक है उसमें ये जो बैलेंस शो कर रहा है ये कहां पर शो कर रहा है, ये डेबिट में शो कर रहा है। तो डेबिट बेसिकली बैंक के लिए क्या है, एक एसेट है, ठीक है, तो ऑपोजिट रहता है, साइन क्या रहेगा, हमेशा ऑपोजिट रहेगा। तो यही चीज हमने यहां पर लिखी है, कैश बुक का बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक शोज फर्म हैज इट्स फंड्स लाइंग इन द करंट अकाउंट, यानी कि करंट अकाउंट में आपका जो पैसा है पड़ा है। सेम सिचुएशन में क्रेडिट में क्या होगा, यहां पर बैंक साइड पर देखिए, क्रेडिट साइड को यहां पर क्रॉस में देखिएगा, ठीक है, क्रॉस में देखिएगा।
क्रेडिट बैलेंस शोज दैट द बैंक इज हैविंग लायबिलिटी। अब जब मेरा डेबिट बैलेंस है तो बैंक की लायबिलिटी है ना कि उस पैसे को पे करे, क्योंकि मैंने अपना पैसा वहां पर अपने करंट अकाउंट में रखा हुआ है, तो बैंक की ये लायबिलिटी बनती है कि उसने कितना पैसा यहां पर फर्म को पे करना है। ठीक है, दैट इज इट सेज देन इट इज रिगार्डिंग कि अगर मेरे पास यहां पर कैश बुक के केस में क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। अगर मेरा कैश बुक के केस में क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब है मैंने यहां पर फंड्स को ओवरड्रॉन किया हुआ है। मेरे अकाउंट में क्या चल रहा है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मैंने यहां पर ली हुई है। अब फर्म की ये ऑब्लिगेशन बन जाती है कि मैंने ये अमाउंट जो है बैंक को पे बैक करना है। एंड व्हाट इट शोज फॉर द बैंक, बैंक के लिए क्या चीज बनती है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट। बैंक के लिए क्या बनता है कि बैंक के लिए तो ये जो पैसा है ना जो डेबिट में है, वो कौन सा किस में रहेगा, वो डेबिट में शो होगा, क्योंकि फर्म का लोन चल रहा है भाई, फर्म का लोन चल रहा है, तो मेरे लिए तो एज अ बैंक मेरे लिए क्या हुआ, यहां पर एक एसेट हुआ। इज इट क्लियर, जल्दी से बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, जल्दी से बता दीजिए, इज दिस पॉइंट क्लियर, तभी फर्दर हम आगे बढ़ पाएंगे। जल्दी से बता दीजिए ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया या नहीं हुआ। सिंपल सी चीज, कैश बुक डेबिट में है तो पासबुक क्रेडिट में होगी, पासबुक आपके पास कैश बुक क्रेडिट में है तो पासबुक होगी आपके पास डेबिट में। सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके ओके, फर्दर बढ़ते हैं रिगार्डिंग द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो चार तरह की ट्रांजैक्शंस की नेचर रहती है। देखिए चार ही चीजें हो सकती है ना, या तो ये होगा कि एक पार्टी ने, यानी कि फर्म की अगर बात कर रहे हैं, फर्म को हम पार्टी कह रहे हैं, तो एक पार्टी जो है वो अपनी कैश बुक को डेबिट कर लेगी, एक तो ये हो सकता है। या फिर हो सकता है पार्टी जो है अपने कैश बुक को क्या कर लेगी, क्रेडिट कर लेगी। यहां पर हम पार्टी का मतलब है कि पार्टी अपने पास जो अकाउंट चल रहा है, कैश बुक चल रहा है, उसको या तो क्रेडिट कर लेगी या फिर उसको डेबिट कर लेगी। इसी तरह से बैंक के पॉइंट पर भी ये चीज पॉसिबल है कि बैंक जो है वो अपने यहां पर जो उसका बैंक अकाउंट है, यानी कि जो पासबुक है आपके फर्म की, उसको या तो डेबिट कर देगा या फिर उसे क्रेडिट कर देगा। ठीक है, दैट कंपोजेज द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो यही चार चीजें क्या है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, डेबिट द बैंक अकाउंट इन कैश बुक बाय द फर्म, डेबिट द बैंक अकाउंट इन कैश बुक बाय द फर्म, यानी कि जो फर्म है उसने क्या किया, अपना जो कैश बुक है उसमें जो बैंक अकाउंट है उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। दूसरी चीज पढ़िए, क्रेडिट द बैंक अकाउंट इन कैश बुक बाय द फर्म। तो दो ही चीजें हैं ना जो यहां पर ये पार्टी कर सकता है, या तो ये अपने बैंक अकाउंट को जो इसका कैश बुक में है उसको डेबिट कर सकता है, या फिर उसको क्रेडिट कर सकता है। डेबिट कब करेगा, जब इसको कोई चेक मिला है या फिर इसने अपने पैसे जमा करवाए हैं बैंक में, तब ये क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। इसी तरह से जो पार्टी है वो अपने अकाउंट को क्रेडिट कब करेगी, क्रेडिट का मतलब है कि जब उसने यहां से पैसे निकाले हैं, यानी कि अपने एसेट को कम किया है। एसेट को कम कब करेंगे हम, जब हमने कोई चेक इशू किया किसी पर्सन को। मेरे बैंक अकाउंट में पहले 50,000 रुपए थे, 50,000 रुपए में से यहां पर मेरा जो कैश बुक का बैलेंस था वो 50,000 डेबिट था। अब मैंने एक चेक जो था 10,000 रुपए का वो इशू कर दिया। कहने का मतलब है अब मेरा ये एसेट जो है वो कम हो गया ना 10,000 से। अब इसको अगर कम करना है तो मुझे 10,000 क्या करने पड़ेंगे, क्रेडिट करने पड़ेंगे। 10,000 क्या करने पड़ेंगे, क्रेडिट करने पड़ेंगे। तो यहां पर भी बेसिकली क्या है, यहां पर भी तो वही चीज लिखी गई है कि क्रेडिट द बैंक अकाउंट इन कैश बैंक कब होगा, जब हमने कोई चेक इशू किया है किसी थर्ड पार्टी को, कोई पेमेंट की है बैंक के थ्रू, या फिर हो सकता है यहां पर ड्राइंग की गई हो सकता है ना प्रोप्राइटर ने पैसा निकालो बैंक से, तब भी क्या होगा, बैंक बैलेंस जो है वो क्रेडिट होगा। तो यहां पर ये चीज हो सकती है। देन थर्ड केस इट इज रिगार्डिंग द बैंक सिनेरियो। अब बैंक सिनेरियो की बात करते हैं, डेबिट द फर्म्स अकाउंट बैंक इन पासबुक बाय द बैंक अकाउंट बैंक, यानी कि जो बैंक है उसने क्या किया, फर्म का जो अकाउंट है पासबुक में उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और डेबिट कब कर सकता है बैंक, मान लीजिए कोई यहां पर चार्जेस से वो डिडक्ट करने हैं, कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, कोई इंटरेस्ट यहां पर चार्ज किया गया है ओवरड्राफ्ट में, उसके केस में क्या करेगा बैंक जो है वो तो अपने डेबिट ही करेगा ना बैलेंस को, यानी कि बैंक की जो ऑब्लिगेशन थी वो कम हो गई। अब कहने का मतलब है कि अगर मेरा 50,000 रुपए पहला बैंक के पास पड़ा था, तो उसका मतलब क्या है, बैंक की बुक्स में पासबुक के ऊपर वो बैलेंस क्या शो होगा, 50,000 CR शो होगा, क्योंकि ये क्या है, एक लायबिलिटी है बैंक के ऊपर, यानी कि बैंक के ऊपर लायबिलिटी है कि उसने 50,000 रुपए पे करने हैं। अब यहां पर अगर बेसिकली क्या रहता है, एक चेक इशू किया गया था 5,000 रुपए का, वो चेक जो है वो यहां पर प्रेजेंट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अब बैंक ने वो 5,000 रुपए पे कर दिए, यानी कि अब बैंक की लायबिलिटी कितनी रहनी चाहिए, 45,000 CR रहनी चाहिए ना। पहले बैंक ने कितने पे करने थे, 50,000 पे करने थे, लेकिन 5,000 का चेक यहां पर क्लियर हो गया, तो कितनी लायबिलिटी रहेगी 45,000 की। तो ये 5,000 कम कैसे होंगे, डेबिट करके कम होंगे। ठीक है, इज इट क्लियर। तो यहां पर ये सिनेरियो रहता है। इसी तरह से क्रेडिट द फर्म्स अकाउंट, अब ये भी तो हो सकता है ना कि यहां पर आपको इस अमाउंट के ऊपर कुछ एक इंटरेस्ट मिला हो,
कुछ एक इंटरेस्ट मिला हो। लाइकवाइज मान लीजिए 500 रुपए मुझे इंटरेस्ट मिल गया। अब इंटरेस्ट मिलने से बैलेंस कम होता है ज्यादा होता है? इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से 500 यहां पर बड़ा है भाई, इसको ज्यादा 500 रुपए मिलना चाहिए। यानी कि बैंक की जो लाइबिलिटी थी पे करने की वो 500 रुपए बड़ी है। बढ़ेगी कैसे? यहां पर और पैसा अपने सिर चढ़ाकर, यानी कि क्रेडिट करते हुए। ठीक है, तो यहां पर टोटल जो लाइबिलिटी थी बैंक के बिहाफ पर वो क्या होगी? और ज्यादा हो गई। तो सिंपल सा सिनेरियो समझ लीजिए बस, कि जब आपके पास डेबिट है तो यहां पर बैंक में क्या होगा? क्रेडिट होगा। जब आपके पास क्रेडिट है तो बैंक में क्या होगा? डेबिट होगा। ओके, फर्दर आपको ये ट्रांजैक्शंस के बेस पर मैं अब यहां पर हम कर लेते हैं क्वेश्चन शुरू। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले फॉर्मेट जो है उसे देख लीजिए। हालांकि इस फॉर्मेट का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इसको फिर भी देखना फायदेमंद रहता है, क्योंकि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक के जरिए आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सी चीज देखिए रिगार्डिंग कि आपने ऊपर लिख दिया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो फर्दर उसके साथ लिख देंगे एज ऑन डेट, कौन सी तारीख को आपने ये जो है आपने स्टेटमेंट तैयार की है। पर्टिकुलर साइड में हम क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर साइड में हम सब चीजें लिखते हैं, जो भी चीजें आपकी कोर्स ऑफ एक्शन रहती है वो सब चीजें लिखते हैं। जनरली आपको रहता है क्या है कि आपको एक बैलेंस जो है, चाहे वो कैश बुक का बैलेंस है वो दे दिया जाएगा, या फिर पासबुक का बैलेंस है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आपने उसी बैलेंस से क्या कर देना है? स्टार्ट कर देना है। लाइकवाइज अगर मुझे कहा जाता है कि मेरे कैश बुक में जो बैलेंस है वो है 10,000, वो है 10,000 और कुछ भी नहीं कहा गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मेरे करंट अकाउंट में 10,000 पड़ा है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? मैं यहां पर लिख दूंगा कैश बुक बैलेंस। यहां पर सिंपली मैं लिख दूंगा कैश बुक बैलेंस। एंड कैश बुक बैलेंस लिखते हुए यहां पर इसे किस साइड पर लिखूंगा? प्लस साइड पर लिखूंगा, माइनस साइड पर लिखूंगा? अब देखिए मेरे प्लस प्लस है पैसे। यहां पर कहीं ये तो नहीं कहा ना कि 10,000 का ओवरड्राफ्ट है। अगर नहीं कहा ओवरड्राफ्ट है तो मैं यहां पर इसे प्लस साइड पर ही लिखूंगा। तो यहां पर मेरे जो 10,000 है मैं सिंपली इस साइड पर लिख दूंगा एज ए 10,000। ठीक है, तो यहां पर उसके बाद कह दिया अ चेक ऑफ ₹2,000 वाज इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब आपने 2,000 रुपए का एक चेक जो था, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक वैसे ही क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर। 2,000 रुपए का एक चेक जो था वो यहां पर आपने इशू किया, ये चेक इशू किया गया था लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, बट नॉट प्रेजेंटेड। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब होगा क्या? जब 2,000 रुपए का जो चेक है वो इशू किया गया, यानी कि कैश बुक में तो मैंने यहां पर इस लायबिलिटी को अपने कम कर दिया। ये बेसिकली 2,000 रुपए जब मैंने चेक इशू किया, यानी कि किसी पर्सन को मैंने पेमेंट करनी होगी। अगर मेरे पास पहले बैलेंस 10,000 है तो मैंने अगर 2,000 का चेक कट कर दिया तो मेरे पास कैश बुक में बैलेंस कितना होगा? 2,000 का होगा। लेकिन मेरे बैंक अमाउंट से पैसा तो नहीं कटा ना, मेरे बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट तो नहीं हुआ ना। अब कैश बुक के बैलेंस के जरिए मेरा मेन एम क्या है? मेरा एम क्या होगा? यहां पर बैंक रिकंसिलिएशन में होता क्या है? टारगेट सेट होता है। टारगेट किस तरह से? अगर मेरे पास कैश बुक बैलेंस है तो मेरा टारगेट है कि मैंने यहां पर पासबुक बैलेंस तक पहुंचना है। ठीक है, मुझे उस हिसाब से सोचना है। ठीक है, तो यानी कि अगर 2,000 का चेक मैंने इशू किया तो मैंने उसे अपनी बुक से तो डिडक्ट कर दिया होगा, लेकिन मेरी पासबुक में तो अभी डिडक्ट नहीं हुआ ना, क्योंकि यहां पर लिखा है साफ कि वो चेक प्रेजेंट हुआ ही नहीं अभी। ठीक है, तो यानी कि ये 2,000 मुझे अगर पासबुक बैलेंस तक पहुंचना है तो मुझे ऐड करना होगा। मुझे क्या करना होगा? सिंपली ऐड करना होगा। और मैंने चेक इशू किया है तो मुझे यहां पर ऐड करना है। तो यहां पर सिंपली मैं लिख दूंगा, पॉइंट ए बनाकर लिख देता हूं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इज इट क्लियर? पॉइंट बताइए, पॉइंट आपको ये क्लियर हो गया? ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बता दीजिए, अदरवाइज मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं। ओडीवी क्वालिटी सही चल रही है हमारे एंड से, कोई भी इशू नहीं है। काइंडली प्लीज रिफ्रेश। बिल्कुल सही है आपका कि अगर पहले डिडक्ट किया था तो अब ऐड करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट ये देखिए, मेरे पास कैश बुक से मैंने पहले ही डिडक्ट कर चुका हूं। अगर मैंने 2,000 का चेक इशू किया है, इसका मतलब है मैं पहले ही यहां पर चेक अमाउंट को अपनी कैश बुक से डेबिट कर चुका हूं, लेकिन पासबुक में मैंने डेबिट नहीं किया। यानी कि कैश बुक का जो बैलेंस है दैट इज ग्रेटर देन द पासबुक। इस चीज को समझ रहे हैं? सॉरी, कैश बुक का जो बैलेंस होगा दैट वुड बी लेसर देन द पासबुक। अब अगर मैंने कैश बुक से पासबुक तक पहुंचना है तो इसमें कुछ ऐड ही करना पड़ेगा ना, तभी मैं पासबुक तक पहुंचूंगा। सिंपल सी चीज, मेरे पास अगर मैंने एक चेक इशू कर दिया तो मैंने जब चेक इशू किया होगा तो कैश बुक से तो मैंने सब तब की तब डिडक्ट कर दिया होगा। यानी कि मेरे पास कैश बुक का जो बैलेंस है दैट इज लेसर देन दैट ऑफ द पासबुक, वो पासबुक से कम है। अब अगर कम चीज से ज्यादा चीज की तरफ पहुंचना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? ऐड ही करना पड़ेगा ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे? उसे
प्लस ही करेंगे, उसे ऐड ही करेंगे। ओके, उसके बाद सेकंड यहां पर एक और हम ले लेते हैं केस रिगार्डिंग की 1000 चेक वाज सेंट फॉर कलेक्शन, सेंट फॉर कलेक्शन। तो 1000 का चेक हमने कलेक्शन के लिए भेज दिया हुआ है, बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट कलेक्टेड, अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। तो क्या होगा, बेसिकली जब मैंने यहां पर 1000 रुपए का चेक भेजा कलेक्शन के लिए, तो मैंने कैश बुक में साथ के साथ तो इंक्रीज कर दिया, लेकिन यहां पर बैंक बुक में, यहां पर पासबुक में इंक्रीज नहीं हुआ। तो इस केस में यहां पर कैश बुक जो है वो ज्यादा हो गई किससे, पासबुक से। अब इसमें से मुझे कोई चीज को कम करना पड़ेगा ताकि मैं यहां पर पासबुक के बैलेंस तक पहुंच पाऊं। ठीक है, तो यहां पर हम सिंपली लिख देंगे चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट कलेक्टेड। तो सिंपली यहां पर क्या हो जाएगा, 1000 रुपया मैं यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो यहां से सिंपली मैं बैलेंस को फाइंड आउट कर सकता हूं, जैसे हम यहां पर करते थे बैलेंसिंग करके, जैसे बैलेंसिंग करके करते होते थे। किस तरह से करेंगे, 1000 यहां पर लिखा, 1000 में क्या चीज ऐड कर दी जाए कि वो 12000 की इक्वल हो जाए, 11000 रुपए ऐड करेंगे यहां पर ताकि वो 12000 की इक्वल हो जाए। तो ये जो 11000 रुपए बैलेंस है, दैट इज व्हाट, दैट इज माई पासबुक बैलेंस। वो मेरी पासबुक का बैलेंस आ गया, वो मेरे पास पासबुक का बैलेंस आ गया। तो पहला, सेकंड केस में आपको दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं। सेकंड केस में जब मैंने चेक को एक यहां पर कलेक्शन के लिए भेजा है, वो कलेक्ट नहीं हुआ अभी। जब मैं कलेक्शन के लिए भेजता हूं तो कैश बुक में तो मैं साथ के साथ रिपीट मैंने डाल लिया, उसको अमाउंट को ऐड कर लिया, लेकिन पासबुक में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। यानी कि मेरा जो कैश बुक का बैलेंस है वो क्या होगा, दैट वुड बी ग्रेटर देन पासबुक बैलेंस। तो अगर मैंने कैश बुक के बैलेंस को इक्वल करना है, कैश बुक के बैलेंस से पहुंचना है मैंने यहां पर पासबुक के बैलेंस के ऊपर, तो यहां से बैलेंस कुछ निकाल के इधर ऐड करना पड़ेगा ना। तो वही बैलेंस मैंने क्या कर दिया, वहां पर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, कैश बुक में से मैंने वो बैलेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दैट वुड बी सेकंड वन। ओके, तो इस तरह से हम यहां पर जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से यहां पर और क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे, जिसके साथ आपकी जो क्लैरिटी है और यहां पर बनती जाए। तो सबसे पहले मैं यहां पर कहूंगा कि पेन कॉपी आप उठा लीजिए एंड जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चंस जो हैं उन्हें सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जल्दी से जल्दी जो पेन कॉपी है उठा लीजिए एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो क्वेश्चन हियर इट सेज बैंक हैड बैलेंस शोन बाय कैश बुक इज 10,000। तो कैश बुक में आपके पास जो बैलेंस शो हो रहा है दैट इज 10,000। तो यहां पर सिंपली मैं कैश बुक का बैलेंस लिख रहा हूं, यहां पर ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है, तो यहां पर मैंने बैलेंस लिख लिया, मेरे पास 10,000 का बैलेंस है। मेरा टारगेट क्या है, यहां पर मैंने पासबुक बैलेंस को अचीव करना है, पहुंचना है। चेक ड्रॉन, चेक्स ड्रॉन ऑफ ₹1000 बट नॉट प्रेजेंटेड, यानी कि चेक ड्रॉ किया हुआ है, यानी कि चेक इशू किया हुआ है। वर्डिंग को समझिए, चेक ड्रॉ का मतलब क्या होता है कि चेक मैंने इशू किया होगा ना, तभी तो मैंने ड्रॉ किया। तो यहां पर मैंने चेक इशू किया हुआ है 1000 रुपए का, लेकिन मैंने प्रेजेंट नहीं किया है। ओके, तो यहां पर लिख दीजिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड। अब मैंने जब चेक इशू किया था तो उस टाइम पर मैंने कैश बुक से तो साथ की साथ डिडक्ट कर दिया, लेकिन पासबुक में वो अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि मेरे पास जो कैश बुक का बैलेंस होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो कम होगा पासबुक के बैलेंस से। तो कहने का मतलब है यहां पर मुझे कोई एंट्री जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एंट्री को ऐड करना पड़ेगा। तो कितने अमाउंट का चेक था, 1000 अमाउंट का चेक था, तो उसमें मैंने यहां पर ऐड कर दिया। देन इट इज चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट प्रेजेंटेड। तो चेक हमने यहां पर पे कर दिया है, कहां पर, बैंक में पे कर दिया, यानी कि बैंक में दे दिया, लेकिन अब उसे प्रेजेंट नहीं किया गया, चेक नॉट प्रेजेंटेड। तो सेकंड केस क्या है, चेक सेंट फॉर कलेक्शन कह लीजिए, चेक पेड बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड। तो यहां पर भी चेक जो हमने कलेक्शन के लिए भेजा था वो अभी प्रेजेंटेड नहीं हुआ, वो प्रेजेंट हुआ ही नहीं है। तो उसके केस में क्या होगा, अब इस केस में चेक को जब मैंने पे करने के लिए भेजा तो मैंने कैश बुक में तो अपनी नोट कर लिया, यानी कि कैश बुक का बैलेंस जो था वो ऐड यहां पर ज्यादा हो गया ऑलरेडी, लेकिन मैंने उसको यहां पर फर्दर अभी पासबुक में रिफ्लेक्ट हुआ नहीं है। तो पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक का ज्यादा है, तो इसे क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो कितना अमाउंट का है यहां पर,
₹800 का चेक है जो मैं यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। देन इट इज अ केस ऑफ द सर्विस चार्जेस, यानी कि ये क्या है, डायरेक्ट डेबिट है। सो हेयर इट इज अ केस ऑफ द सर्विस चार्जेस। तो यहां पर तो बैंक खुद ही कह रहा है कि यहां पर क्या है, ₹300 मुझ में कम है, ₹300 मुझ में कम है, तो ₹300 यहां पर सीधा ही क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि यहां पर ये तो कैश बुक में अभी ₹300 तो रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहे हैं। तो ये अगर मैंने अमाउंट तक पहुंचना है तो ₹300 तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो दैट वुड बी माई फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर जो आएगा दैट वुड बी 11,000 माइनस 1100, दैट इज 9900। तो मेरे पास जो पासबुक का बैलेंस आया है दैट इज 9900। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, मोस्टली सभी का आंसर यहां पर एक ही आंसर सही आया वैसे यहां पर 9900 पर पासबुक, दैट वुड बी द आंसर। देखिए कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ और सिर्फ अपने लॉजिक लेकर चलिए, क्योंकि जब मैं आपको ट्रिक बता दूंगा तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। सिंपल और सिंपल मैं आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए भी आपको ये बता रहा हूं, अदरवाइज मैं आपको ट्रिक बताकर साथ के साथ ये क्लियर कर सकता हूं, लेकिन वो एक क्रैमिंग हो जाएगा। लेकिन क्रैमिंग पार्ट हम यहां पर पहले नहीं करेंगे, पहले कंसेप्ट की तरफ ही ध्यान देंगे। नेक्स्ट केस, एक और क्वेश्चन यहां पर कीजिए, एक और क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कीजिए। अ चेक ऑफ ₹540 डिपॉजिटेड विद द बैंक वाज एंटर्ड इन द कैश बुक। तो ₹540 का जो एक चेक था जो यहां पर डिपॉजिट किया गया था वो यहां पर आपने कैश बुक में एंटर कर लिया है। बैंक पेड अ सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹200, बैंक ने एक सब्सक्रिप्शन पे कर दिया है ₹200 की। द बैलेंस इन द पासबुक इज गिवन टू बी 23,400। अब ध्यान से समझिएगा, बैलेंस कौन सा दिया गया है, पासबुक का बैलेंस दिया गया है, कौन सा, 23,400 रुपीज का मुझे यहां पर जो बैलेंस है वो गिवन है। तो ये मेरा प्लस साइड है, ये माइनस साइड है, ठीक है। तो सिंपली यहां पर 23,400 बैलेंस दिया गया। अब मुझे दो चीजें यहां पर बताई गई हैं। एक तो चीज ये है कि यहां पर एक चेक था ₹540 का जो मैं डिपॉजिट कर चुका हूं बैंक में, कैश बुक में एंटर कर लिया हुआ। अब जब मैंने वो चेक अपने कैश बुक में एंटर कर लिया, लेकिन बैंक में तो अभी रियलाइज नहीं हुआ, कलेक्ट नहीं हुआ वो अभी, तो इसका मतलब क्या है कि कैश बुक का जो बैलेंस है वो बेसिकली क्या होगा मेरे लिए, कैश बुक का बैलेंस जो है दैट वुड बी ग्रेटर देन द पासबुक बैलेंस ना, यही कंडीशन रहेगी। कैश बुक का जो बैलेंस है वो क्या रहेगा, पासबुक से ज्यादा रहेगा। अब मैंने पासबुक से कैश बुक की तरफ जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ₹540 को हम क्या कर देंगे, यहां पर ऐड कर देंगे, ठीक है। नरेशन में यहां पर नहीं लिख रहा हूं, नरेशन में यहां पर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको ये बता रहा हूं, सिंपली आपको ये चीज यहां पर कंफर्म कर रहा हूं कि 23,400 का जो था हमारे पास यहां पर एक यहां पर पासबुक का बैलेंस बताया गया है, प्लस उन्होंने फर्दर बता दिया कि ₹540 आप अपने यहां पर चेक आपने डिपॉजिट किया है एंड आपकी कैश बुक में आपने वो एंटर कर दिया हुआ है। तो कैश बुक में एंटर करने का मतलब है कि कैश बुक में तो मैंने एंटर कर दिया, यहां पर रियलाइज तो हुआ नहीं है अभी, तो मेरा पास जो कैश बुक का बैलेंस है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द पासबुक बैलेंस। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया इसको। सेकंड केस जो कहा गया दैट इज रिगार्डिंग बैंक पेड अ सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹200। तो ₹200 के कोई यहां पर कह लीजिए चार्जेस थे, सब्सक्रिप्शन थे जो यहां पर बैंक के द्वारा डिडक्ट की गई है, जो यहां पर मेरी कैश बुक में डिडक्ट नहीं होगी। तो यहां पर भी क्या हुआ बेसिकली कि बैंक खुद ही बता रहा है कि हमने डिडक्ट किया है, तो वहां पर अगर बैलेंस तक हमने पहुंचना है तो इस ₹200 को भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ₹200 को भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो चार्जेस यहां पर डिडक्ट किए गए हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी आपको। अब ₹200 क्या है, यहां पर चार्जेस बैंक के द्वारा डिडक्ट किए गए। अब उस पॉइंट से सोचिए, इसी पॉइंट से सोचिए कि आपके पास जो पासबुक का बैलेंस है वो कम हो गया, क्योंकि आपके पास मान लीजिए इनिशियल बैलेंस जो दोनों में सेम था, एजम्पशन ले लीजिए दोनों में हजार रुपए थे आपके पास। ₹200 ये आपका कैश बुक का बैलेंस है एंड ये आपके पास पासबुक का बैलेंस है, ओके। एंड ₹200 अब चार्जेस डिडक्ट किए गए, बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए हैं, तो उसके केस में पासबुक का बैलेंस आपके पास रह गया 800 ही। लेकिन आपने यहां पर अपने पास तो कैश बुक में तो रिकॉर्ड किया ही नहीं, यानी कि कैश बुक का बैलेंस फिर से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब अगर मैंने इस बैलेंस से इस बैलेंस तक पहुंचना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इसे मैंने ₹200 को भी क्या किया, यहां पर ऐड ही किया है। तो इसके थ्रू मेरे पास जो है बैलेंस यहां पर मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। इज इट क्लियर नाउ? जल्दी से बता दीजिए क्या ये चीज यहां पर क्लियर हो जाती है। सो 23,400 प्लस द 740, तो ₹740 को ऐड कर देंगे, 24,140 विल बी द आंसर, 24,140 विल बी द आंसर, ओके। इस तरह से हम यहां पर इसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
फर्दर इट इज रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 हियर। क्वेश्चन नंबर 3 हियर, जल्दी से यहां पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास कैश बुक का बैलेंस दिया गया, तो टारगेट क्या है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे पासबुक का बैलेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। कैश बुक का बैलेंस कितना दिया गया मुझे, 12,000 यहां पर बैलेंस दिया गया है कैश बुक का। एंड ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, तो ये मेरा प्लस का बैलेंस है एंड यहां पर माइनस लिख देते हैं। ओके, फर्दर इट इज सेट की अ चेक ऑफ ₹1,000 डिपॉजिटेड विद द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। तो 1,000 रुपए का चेक जो था यहां पर डिपॉजिट किया गया बैंक के पास, लेकिन उसे डिसऑनर कर दिया गया। साथ में बैंक ने चार्जेस लगा दिए 20 रुपए के। 20 रुपए के क्या लगा दिए, बैंक ने चार्जेस लगा दिए यहां पर। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, सिंपल सी चीज देखिएगा। अब जब आपने यहां पर मान लीजिए पर्सन ए ने चेक डिपॉजिट किया है बैंक के पास, बैंक के पास चेक डिपॉजिट किया, तो उसने अपनी कैश बुक में तो ये पैसे ऐड कर लिए होंगे ऑलरेडी, अपनी कैश बुक में ऑलरेडी ये पैसे ऐड कर लिए होंगे, ठीक है। लेकिन बैंक में तो वो पैसा अभी ऐड नहीं हुआ ना, बैंक में तो एज पर वो पैसा जो है वो ऐड होगा ही नहीं, ठीक है। तो बैंक में बैलेंस, यहां पर अगर मेरे पास बैलेंस 10,000 था पहले, मैंने 1,000 का मान लीजिए चेक भेजा, तो मैंने तो अपने पास यहां पर 11,000 पे कर लिए, लेकिन बैंक के पास तो अभी भी कितना बैलेंस है, 10,000 का ही बैलेंस है। यही चीज यहां पर कही गई है। अब मैंने अगर इस चीज से फर्दर इस चीज तक पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिडक्ट करना पड़ेगा, मुझे डिडक्ट करना पड़ेगा। सो 1,000 को मैं यहां पर क्या करूंगा, डिडक्ट करूंगा। 1,000 को क्या करूंगा, मैं यहां पर डिडक्ट करूंगा। सेकंड जो केस है डेट इज रिगार्डिंग बैंक हैज डेबिटेड ₹20 एज चार्जेस। तो बैंक तो कह रहा है मैंने डेबिट चार्जेस को डेबिट कर लिया, बैंक तो कह ही रहा है कि मैंने डेबिट कर लिया चार्जेस को, यानी कि अगर बैंक ने डेबिट कर लिया चार्जेस को, तो उसके केस में बेसिकली क्या होगा कि आपके पास कैश बुक में बैलेंस जो है वो बेसिकली क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब आपने अचीव करना है उससे भी बेसिकली चार्जेस को भी क्या करेंगे, यहां पर हम चार्जेस को हम क्या किस तरह से डील करेंगे, जल्दी से बताइए। इस कंडीशन में किस तरह से डील करेंगे चार्जेस के साथ। बैंक ने आपको यहां पर चार्जेस के बारे में बता दिया है, तो चार्जेस के साथ आप किस तरह से डील करेंगे, डेबिट है तो किस तरह से डील करेंगे, वी विल बी डिडक्टिंग द चार्जेस, वी विल बी डिडक्टिंग द चार्जेस। क्यों, अब ध्यान से समझिएगा। अब मेरे पास यहां पर मैंने पासबुक पर पहुंचना है, ध्यान से समझिए, मैंने पासबुक में पहुंचना है। कैश बुक में तो ऑलरेडी ज्यादा बैलेंस है, कैश बुक में तो ऑलरेडी ज्यादा बैलेंस हो गया पासबुक से। क्यों, क्योंकि यहां पर चार्जेस डिडक्ट कर लिए, यहां पर अभी किए नहीं है। तो यहां पर मैंने पहुंचना है, इसके थ्रू इससे पहुंचना है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट ही करना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैंने यहां पर 20 रुपीज को क्या किया है, डिडक्ट किया है। ओके, तो यानी कि फाइनल बैलेंस मेरे पास क्या हो गया, 12,000 माइनस 1,020 दैट इज इक्वल टू 10,980। इज इट क्लियर, इट शुड बी क्लियर, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये भी। एंड फर्दर अभी मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, तो ये क्वेश्चंस ना आप पलक झपकते कर पाएंगे। अब सिंपल सा ये चार्ट है, अब ये चार्ट आपने बनाना कैसे है वो भी समझ लीजिए, तो इस चार्ट को समझना कैसे है वो भी समझ लेंगे, ठीक है। तो आपके पास यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने कैश बुक लिखा है एंड 2 बार पासबुक लिखा है, मैंने 2 बार कैश बुक लिखा है, 2 बार पासबुक लिखा है। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा यहां पर कैश बुक डेबिट, कैश बुक क्रेडिट, पासबुक डेबिट, ठीक है। यानी कि DR CR CR DR, तो आपको इस तरह से लिख लेना है। तो आपके पास ऊपर ये रो बन गई। इसी तरह से इस साइड पर आपको लिखना है CD CI DD DC। अब इनके मतलब समझ लीजिए, चेक डिपॉजिटेड, चेक इशूड, डायरेक्ट डेबिट्स एंड डायरेक्ट क्रेडिट्स। ओके, इस तरह से आप यहां पर वो टेबल बना लेंगे। एंड ये प्लस माइनस के साइन कुछ भी नहीं है, डेबिट है तो यहां पर माइनस लिख देना है, फर्दर आपने क्या करना है, माइनस प्लस, ठीक है। एंड क्रेडिट है तो प्लस लिखना है, क्रेडिट है तो प्लस लिखना है, एंड डेबिट है तो माइनस लिखना है, फर्दर उनके ऑपोजिट साइन से चेन बनाती जानी है। तो ये टेबल आपके पास विद इन सेकंड्स आप वहां पर क्रिएट कर लेंगे, विद इन सेकंड्स आप वहां पर क्रिएट कर लेंगे। तो यहां पर सिंपली आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टेबल को बनाना किस तरह से है वो समझ लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं अभी यहां पर ऊपर बनाकर एक बार किस तरह से बनाएंगे। लाइकवाइज मैंने यहां पर ऊपर सबसे पहले लिखना है कैश बुक के बारे में लिखना है। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा डेबिट, दैट इज DR, फिर CR, फिर DR। एंड ये 2 कॉलम जो है ये मेरे कैश बुक से रिलेटेड है, ये भी CB एंड ये PB यानी कि पासबुक, ये भी पासबुक से रिलेटेड है। फर्दर इस साइड के 4 कॉलम बनाने हैं मुझे। तो यहां पर मुझे लिखना है सबसे पहले चेक डिपॉजिटेड, फिर उसके बाद चेक इशूड, डायरेक्ट डेबिट एंड डायरेक्ट क्रेडिट। ओके, एंड यहां पर डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस,
क्रेडिट मतलब प्लस, डेबिट मतलब माइनस, ठीक है। अब इनके हिसाब से जस्ट मुझे फर्दर प्लस माइनस कर देना है। ये वाला प्लस हो गया, माइनस प्लस, इसी तरह से ये प्लस माइनस प्लस माइनस, इसी तरह से ये वाला माइनस प्लस माइनस, एंड इस तरह से ये वाला क्या रहेगा मेरे पास लास्ट वाला प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब ये मेरे पास टेबल बन गया। अब इस टेबल का बेनिफिट क्या है, किस तरह से मैं यहां पर सॉल्व कर सकता हूं आसानी से। लाइकवाइज मुझे यहां पर कहा गया कि कैश बुक का बैलेंस कितना है, 12,000 है, यानी कि कैश बुक मैंने स्टार्ट करना है। एंड कैश बुक मेरा क्या है, करंट यहां पर अकाउंट शो कर रहा है, करंट अकाउंट शो कर रहा है। अब मेरे पास ये करंट अकाउंट कब शो करता है, कैश बुक मेरे पास करंट अकाउंट कब शो करता है, जब मेरे पास डेबिट बैलेंस होता है। हमने पढ़ा अगर आपके पास डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब है आपका पैसा अकाउंट में बैंक में पड़ा है, ठीक है, यानी कि बैंक आपका देनदार है, ठीक है। तो उसके केस में क्या होगा, हम डेबिट बैलेंस की बात कर रहे हैं तो इस कॉलम की तरफ ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम की तरफ, बाकी कॉलम्स को भी भूल जाइए, ओके। अब दूसरी चीज पढ़िए, अ चेक ऑफ 1000 डिपॉजिटेड, अ चेक ऑफ 1000 डिपॉजिटेड हैज बीन डिसऑनर्ड। तो चेक आपने डिपॉजिट कर दिया, उसके बाद चाहे वो क्लियर नहीं हुआ, चाहे वो आपका डिसऑनर हो गया, चाहे नॉन रियलाइजेशन होगी, सभी के केस में आपने सिंपली क्या करना है, माइनस करना है। यानी कि 12,000 यहां पर बैलेंस आ गया, 12,000 माइनस जितना चेक था, यानी कि चेक डिपॉजिट वाला पॉइंट देख रहे हैं यहां पर, तो साइन कौन सा इसके आगे, माइनस का है, तो सिंपली उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो हमने माइनस कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज उसके बाद क्या है, बैंक हैज डेबिटेड, यानी कि डायरेक्ट डेबिट की बात कर रहे हैं, बैंक ने चार्जेस डेबिट किए हैं तो डायरेक्ट डेबिट की बात कर रहे हैं, तो सिंपली ये वाला डायरेक्ट डेबिट वाला पॉइंट उठा लीजिए, इसके आगे भी क्या साइन है, माइनस का साइन है, तो सिंपली यहां पर 20 रुपीज भी माइनस कर दीजिए, सिंपली आपका आंसर आ गया 10,980 रुपए। इज इट क्लियर। तो देखिए कितनी आसानी से, कुछ भी आपको कंफ्यूजन हुआ नहीं हुआ, सिंपली ये टेबल वहां पे ड्रॉ कर लेना है, उसके हिसाब से सबसे पहली चीज को समझना है कि मुझे बैलेंस कौन सा दिया गया, जिस बैलेंस को दिया गया उसी बैलेंस को उठा लेना है। यहां पर डीआर का मतलब क्या है, मेरा करंट अकाउंट चल रहा है, सीआर का मतलब है मेरा ओवरड्राफ्ट है। सीआर का मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट है जब हम पासबुक की बात कर रहे हैं, सॉरी कैश बुक की बात कर रहे हैं। जब हम पासबुक की बात कर रहे हैं तो सीआर का मतलब क्या है कि मेरा करंट अकाउंट चल रहा है, सीआर का मतलब क्या है कि मेरा करंट अकाउंट चल रहा है, एंड डीआर का मतलब है मेरा यहां पर क्या चल रहा है, मेरे पास यहां पर ओवरड्राफ्ट चल रहा है, ठीक है। ध्यान से समझ गए ना। मैं एक और एग्जांपल आपको करवा दूंगा, जल्दी से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ओके। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली यहां पर मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट कर रहा हूं। लाइकवाइज मेरे पास यहां पर क्या है, अ चेक ऑफ ₹540 डिपॉजिटेड एंड फर्दर मुझे बताया गया है दैट वाज एंटर्ड इन द कैश बुक, बैंक पेड और सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹200, द बैलेंस इन द पासबुक। तो पासबुक में मुझे बैलेंस दिया है, कोई ओवरड्राफ्ट तो नहीं बताया, यानी कि पासबुक में मैं करंट अकाउंट की बात कर रहा हूं। पासबुक में करंट अकाउंट कब चलता है, जब मेरा बैलेंस क्या होता है, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होता है। इज इट क्लियर। तो यहां पर क्रेडिट बैलेंस वाला पासबुक का कॉलम देखिए, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस वाला कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम है मेरे पास, ठीक है। तो यहां पर इसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहां पर देखिए सिंपली आपको क्या बताया गया, चेक ऑफ ₹540 डिपॉजिटेड, तो चेक डिपॉजिटेड वाला कॉलम देख लीजिए, सिर्फ इसको देख लीजिए, इसके आगे कौन सा साइन है, इसके आगे मेरे पास है प्लस का साइन, तो 540 रुपए ऐड कर दीजिए। जो भी आपके पास पासबुक का बैलेंस था 23,400, इसमें मैंने यहां पर 540 रुपए क्या कर देने हैं, ऐड कर देने, क्योंकि मुझे साइन बता रहा है, मैंने और कुछ भी नहीं चेक करना। उसके बाद बोला बैंक पेड अ सब्सक्रिप्शन, यानी कि डायरेक्ट डेबिट, बैंक ने डेबिट किया तो क्या है, डायरेक्ट डेबिट है, तो यानी कि इसके आगे भी क्या साइन है, प्लस साइन है, तो सिंपल इसे भी ऐड कर देते हैं, यानी कि 200 रुपए यहां पर ऐड कर दिए, बस इतना ही, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, 23,400 प्लस 540 प्लस 200, तो आपके पास आंसर आपका आ गया 24,140, दैट इज व्हाट इज आंसर। तो यहां पर आपका आंसर आ गया, फाइन। इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फर्दर अब आपको मैं ओवरड्राफ्ट का कैसे बताता हूं, अदरवाइज क्या रहता है, ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि काफी पजल्ड हो जाते हैं हम, काफी पजल्ड हो जाते हैं। तो यहां पर देख लेते हैं क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं। द बैंक स्टेटमेंट हैज बीन शोइंग अ बैलेंस ऑफ ₹31,200 ओवरड्राफ्ट। अब देखिए आपको उन्होंने बोल दिया कि आपका बैंक स्टेटमेंट, यानी कि हम बात करें यहां पर पासबुक की, पासबुक में आपके पास ओवरड्राफ्ट कब चलता है, जब बैलेंस क्या हो, डेबिट में हो, जब बैलेंस क्या हो, डेबिट में हो, ठीक है। फर्दर इन्होंने क्या बोला, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट अ चेक इशूड बाय फर्म 2000 हैज बीन डिसऑनर्ड। तो चेक आपने क्या किया था, इशू किया था, तो चेक इशू वाला कॉलम देख लेंगे जल्दी से, चेक इशू वाला कॉलम देख लेंगे यहां पर। तो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा क्लिक करके आपके लिए, ओके, तो यहां पर मैं इसको साइड पर यहां रख देता हूं।
ओके, तो यहां पर मेरे पास क्या था, मेरे पास क्या है, ओवरड्राफ्ट वाला केस कौन सा है, यहां पर पासबुक का ये वाला केस है, पासबुक का ओवरड्राफ्ट का ये वाला केस है, एंड चेक इशूड वाला मेरे पास ये कॉलम है। तो इसके आगे साइन कौन सा मेरे पास, प्लस का साइन है ना। तो सिंपली यहां पर देख लीजिए 31,200 में मैंने क्या कर देना है, 2,000 पे यहां पर ऐड कर देने हैं, 2,000 मैंने क्या कर देने हैं यहां पर ऐड कर देने हैं, ठीक है। फर्दर इट इज सेट, उसके बाद क्या बोला गया यहां पर, उसके बाद क्या बोला गया यहां पर कि 2,000 का जो चेक है वो डिसऑनर हो गया। मैंने चेक यहां पर इशू किया था लेकिन वो डिसऑनर हो गया, तो उसको 2,000 को मैंने ये वाला साइन देखते हुए यहां पर क्या कर दिया, यहां पर ऐड कर दिया। फर्दर इट इज सेड कि बैंक एडेड अ चार्जेस ऑफ ₹20, तो 20 रुपए के चार्जेस भी हैं जो यहां पर वो क्या किए गए हैं, डिडक्ट किए गए हैं, यानी कि डायरेक्ट डेबिट की बात कर रहे हैं। तो 20 रुपए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 20 रुपए क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सिंपली यहां पर यही चीज कर दो, सिंपली यही चीज कर दो, हो गई। यहां पर जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर आया। सो 31,200 प्लस 2,000 माइनस 20, तो इट इज 33,180। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो जल्दी से यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। अभी कोई और क्वेश्चन यहां पर आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से गलत नहीं होना चाहिए। टेबल बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, आपको टेबल बनाने का तरीका बता दिया है, एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं, एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं। पहली चीज क्या करनी है आपने, ऊपर की साइड पर लिखना है डी आर सी आर सी आर डी आर, डी आर सी आर सी आर डी आर। ये आपके कैश बुक के हैं दोनों, ये आपके पास क्या है, पासबुक के हैं दोनों कॉलम। फर्दर यहां पर आपने इस साइड पर क्या लिखना है, जो आपने चेक को डिपॉजिट किया है, चेक को इशू किया है, डायरेक्ट डेबिट है, डायरेक्ट क्रेडिट है। अब उसके बाद बैलेंसेस लिखने, डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब प्लस, डेबिट मतलब माइनस, इनके हिसाब से ऑपोजिट साइंस, माइनस प्लस माइनस, एंड इसके बाद प्लस माइनस प्लस। ये मेरा टेबल तैयार हो गया, इससे मैं आसानी से चीजों को सॉल्व कर सकता हूं। एंड स्टार्टिंग कहां से करनी है, जो बैलेंस दिया गया है उसके कॉलम से स्टार्ट करना है। जैसे यहां पर मेरे को बताया गया था बैंक स्टेटमेंट, यानी कि बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, पासबुक की बात कर रहा हूं। पासबुक में क्या है, ओवरड्राफ्ट है। पासबुक में ओवरड्राफ्ट कब होगा, जब बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, जब बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। तो इतनी मेरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके साथ मैं फर्दर अपने यहां पर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लूंगा। ओके, तो फर्दर देखते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं साथ में, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहां पर, जल्दी से आप यहां पर अब सॉल्व करके बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूं अभी आपके आंसर के लिए। तो जल्दी से आप यहां पर सॉल्व करके बताइएगा कि आंसर यहां पर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूं साथ में। द बैलेंस इन द करेंट अकाउंट ऑफ द फर्म ऑफ अ बैंक इज 56,219। तो सिंपली करंट अकाउंट का बैलेंस बताया, यानी कि पासबुक में अगर करंट अकाउंट चलाना है मुझे, तो बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट में होगा, बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट में होगा। तो बैलेंस कितना दिया गया है, 56,219 दिया गया। ओके, फर्दर इन्होंने कहा है इट इज ऑब्जर्व दैट द बैंक हैज क्रेडिटेड अ डिविडेंड अमाउंट, यानी कि अब क्या है, डायरेक्ट क्रेडिट की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट क्रेडिट की बात कर रहे हैं, यानी कि हम ये वाले कॉलम पर है। पहली चीज क्या है, हम यहां पर इस वाले कॉलम पर बैठे हैं क्योंकि हमारे पास पासबुक में करंट अकाउंट पर हम बैलेंस हमें दिया गया। फर्दर डायरेक्ट क्रेडिट की बात की गई, तो डायरेक्ट क्रेडिट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। डायरेक्ट क्रेडिट को क्या करना है, यहां पर हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सो 320 रुपए को यहां पर क्या कर देंगे हम, -320 कर देंगे, -320 कर देंगे। फर्दर फर्दर उसके बाद देखिएगा, आपको ये बताया गया आउट ऑफ टोटल चेक्स ऑफ 12,000। अब 12,000 के जो चेक थे जो इशू किए थे आपने, उनमें से 9,000 के जो चेक हैं वो पे कर दिए गए, यानी कि 12,000 में से 9,000 के चेक पे कर दिए गए। तो कितने अमाउंट के चेक पे नहीं किए गए, 3,000 के चेक पे नहीं किए गए, ठीक है। तो ये सिंपल सी वर्डिंग है जिसको आपने समझना है। 12,000 के चेक इशू किए गए थे, लेकिन 3,000 के चेक जो हैं वो अभी पे नहीं हुए, तो 3,000 मेरा ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहां पर 3,000 हो गया। फर्दर यहां पर तो 3,000 के जो चेक इशू किए गए हैं वो बेसिकली अभी प्रेजेंट नहीं हुए, तो हम यहां पर इस कॉलम की बात करें, इसमें फर्दर देख लीजिए कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो 3,000 यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3,000 यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसके थ्रू जल्दी से क्या कर लेंगे, आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे, क्या आंसर आएगा, 56,219 माइनस द 3,000, व्हाट वुड बी द आंसर, जल्दी से बता दीजिए। 56,219 -3320।
52899 बिल्कुल सही है, 52899 विल बी आवर आंसर ओवर हियर। ठीक है, तो ये इस तरह से हम अब सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से। तो ट्रिक आपके सामने ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूं। एक आधा और क्वेश्चन कर लें, अभी रहने दें, या इतने से सॉल्व हो जाएगा? कम ऑन, अभी तो कॉन्फिडेंस के साथ बोल दो सभी, एंड जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। 175% ऑनलाइन है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके लिए सिंपल। तो एक क्वेश्चन यहां पर एक और सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से क्वेश्चन यहां पर एक और सॉल्व कर लीजिए। Okay, it is observed by the firm that the bank has debited rupees 200 as service charges and an amount not related to firm rupees 2000 has been credited by the bank. Firm had issued a check of rupees 3000 which has been debited to a account of partner. The balance in the overdraft account at bank is 34,500. तो मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी थी? ये वाली लाइन थी ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरे लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी? मैंने देखना कि कौन सी बुक से मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरा टारगेट क्या है। तो मेरा टारगेट क्या है? कैश बुक है। तो मेरे पास बैलेंस कौन सा है? यहां पर मेरे पास बैंक अकाउंट का बैलेंस दिया गया, यानी कि पासबुक का बैलेंस दिया गया। वो भी क्या है मेरे पास? ओवरड्राफ्ट बताया गया। अब ओवरड्राफ्ट कब होता है? जब मेरे पास यहां पर डेबिट बैलेंस होता है पासबुक में। पासबुक में डेबिट बैलेंस यानी कि फोर्थ कॉलम की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, तो इसके हिसाब से प्लस माइनस करना है, इसके हिसाब से प्लस माइनस करना। अभी तो किस तरह से करेंगे? अब ये देखिए, लाइन वाइज चलिए यहां पर। इट इज ऑब्जर्व्ड बाय द फर्म दैट द बैंक हैज डेबिटेड रुपीज 200 एज सर्विस चार्जेस, यानी कि 200 रुपए के सर्विस चार्जेस, यानी कि डायरेक्ट डेबिट की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट डेबिट मतलब माइनस साइन। तो यहां पर मेरे पास बैलेंस कितना दिया गया है? 34,500 दिया गया है। इसमें से 200 जो है मुझे डेबिट यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देने। यहां पर ऑलरेडी इन्होंने बता दिया, डायरेक्ट डेबिट जो है यहां पर उसमें माइनस साइन है। तो ये आ गया मेरे पास। फर्दर उसके बाद बढ़िए, एन अमाउंट नॉट रिलेटेड टू फर्म रुपीज 2000 हैज बीन क्रेडिटेड। अब मुझे ये नहीं देखना कि मेरे से रिलेटेड है या नहीं है, लेकिन बैंक ने यहां पर डायरेक्ट डाल दिया, यानी कि डायरेक्ट क्रेडिट की बात आ गई। तो डायरेक्ट क्रेडिट में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। डायरेक्ट क्रेडिट में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो यहां पर 2000 को मैं सिंपली क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। 2000 को क्या कर दूंगा? मैं सिंपली यहां पर ऐड कर दूंगा। फर्दर बढ़िए आगे। फर्दर इट इज सेड फर्म हैड इशूड अ चेक ऑफ रुपीज 3000 which has been debited to the account of partner। अब डेबिट किसी और पार्टनर को कर दिया, मतलब कि मेरे अकाउंट से तो डेबिट हुआ ना, तो यही मतलब आ गया। सो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड और नॉट क्रेडिटेड प्रॉपरली, तो यही वाला ऑप्शन लगेगा। तो चेक तो इशू हो गया ना, तो चेक इशू हो गया तो कौन सा ऑप्शन है? प्लस वाला साइन है। तो 3000 रुपए यहां पर और ऐड कर दीजिए, 3000 रुपए यहां पर और ऐड कर दीजिए। तो यही मुझे फाइंड आउट करना था। जल्दी से आंसर बता दीजिए, क्या आंसर आएगा? जल्दी से आंसर बता दीजिए, क्या आंसर आएगा? 34,500 माइनस 200 एंड प्लस 5000 दैट इज इक्वल टू 39300। 39300। सो ऑप्शन सी जो है यहां पर वो मेरा आंसर होगा। ऑप्शन सी मेरे पास यहां पर मेरा आंसर होगा। इसके अलावा कोई भी यहां पर आंसर नहीं होगा। तो ये बिल्कुल एक स्टिक ट्रिक है जिसके थ्रू आप आसानी से यहां पर जो भी बीआरएस के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको बहुत मजे के साथ क्लियर कर सकते हैं। तो ये पार्ट से आपका कोई भी क्वेश्चन जो है ना अब रहना नहीं चाहिए एग्जाम के टाइम में। ओके, फर्दर ओके। तो यहां पर अच्छा एक आधा क्वेश्चन और यहां पर कर लेते हैं, एक आधा क्वेश्चन यहां पर और कर लेते हैं। दैट इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरेटिकल के लिए कंसेप्ट होना थोड़ा सा जरूरी है। ये टेबल भी काम आएगा लेकिन थ्योरेटिकल कंसेप्ट होना भी जरूरी है। सो इफ अ चेक इज इशूड एंड नॉट प्रेजेंटेड एट बैंक इट्स अमाउंट इज। अगर एक चेक इशू किया गया है, लेकिन एक चेक इशू कर दिया लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया है, तो उसका अमाउंट क्या होगा उसके बारे में बताना है हमने। डिडक्टेड इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट व्हेन इट इज स्टार्टेड एज ओवरड्राफ्ट इन कैश बुक। तो चेक इशू किया गया, चेक इशू का मतलब हम ये वाले कॉलम की बात कर रहे हैं। कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं? ये वाले कॉलम की बात कर रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया? डिडक्टेड इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट व्हेन इट इज स्टार्टेड एज ओवरड्राफ्ट कैश बुक। तो अगर मैं ओवरड्राफ्ट कैश बुक से ट्राई करता हूं तो क्या इसमें डिडक्ट करता हूं? तो क्या मैं इसे डिडक्ट करता हूं? बिल्कुल मैं इसे डिडक्ट करता हूं। सो क्या यहां पर जो ऑप्शन ए है 3742 के केस में ये सही है? बिल्कुल ये ऑप्शन सही हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये देख लिया ना हमने कि कैश बुक में ओवरड्राफ्ट के केस में मेरा साइन जो है वो क्या है? माइनस का है। तो मैं इसे डिडक्ट करता हूं, तो मैं उसे डिडक्ट करता हूं। सो यहां पर आसानी से मैं क्या कर सकता हूं? इसे क्वेश्चन को मैंने यहां पर भी सॉल्व कर लिया। फर्दर अगली ऑप्शन देखिए, एडिड इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट व्हेन इट इज स्टार्टेड एज ओवरड्राफ्ट इन कैश बुक। तो ओवरड्राफ्ट में ऐड तो नहीं होता, ये तो ऑप्शन गलत होगी।
थर्ड इट सेज एडेड इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट व्हेन इट इज स्टार्टेड एज पॉजिटिव बैलेंस इन पासबुक। पॉजिटिव बैलेंस इन पासबुक का मतलब क्या रहता है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव बैलेंस इन पासबुक? पॉजिटिव बैलेंस इन पासबुक का क्या मतलब रहता है, जल्दी से बता दीजिए। पॉजिटिव बैलेंस मतलब हम क्रेडिट की बात कर रहे हैं, हम अपने पॉइंट से सोचेंगे, हम क्रेडिट की बात कर रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव बैलेंस के साथ भी स्टार्ट होता है तो क्या हम उसे ऐड करते हैं? नहीं, उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, तो कुछ इतना सोचने की बात नहीं होगी, आसानी से कर लेंगे। तो ये भी यहां पर क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, सो ऑप्शन ए यहां पर क्या है, करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स दैट वुड बी रिगार्डिंग टुडे वीडियो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। एंड अगर पहली बार हमारे वीडियो पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट करना ना भूलिएगा रिगार्डिंग कि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड इस वीडियो को रेट करना मत भूलिएगा, क्योंकि एज अ ट्यूटर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है।